हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर वोल्केनो आईएएस एकेडमी सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, 7 किल्ड आफ्टर ग्लेशियल बस्ट इन उत्तराखंड। सेम उसी तरीके का इंसिडेंट हुआ है जैसा 2013 में हुआ था। उस समय क्लाउड बस्ट हुआ था, इस समय ग्लेशियल बस्ट हुआ है और जिसकी वजह से वहाँ की जो रिवर्स है उनमें पानी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। एनटीपीसी के प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ पर उत्तराखंड हमारे स्टेट में, और वहाँ की जो टनल एक तरीके से क्रिएट की जा रही थी, उस टनल में पानी भर जाने की वजह से जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी परेशानी हुई। 7 लोग मर चुके हैं और 125 से ज़्यादा लोग लापता हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। अब प्रॉब्लम्स हैं, हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं कि बहुत सारे क्लाइमेट एक्सपर्ट ने ये बोला है कि हिमालयन जो रीजन है वो काफ़ी इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर ज़्यादा ड्रिलिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ज़्यादा नहीं काम होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर एक डिजास्टर इतनी भयंकर, इतनी डेंजरस होगी कि उसे काबू पाना, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये बोला है हमारे क्लाइमेट एक्सपर्ट ने। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे पानी का लेवल बढ़ गया, ग्लेशियल बस्ट हुआ जिसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ने से धौली गंगा रिवर, ऋषि गंगा जो रिवर है उनमें पानी का लेवल बढ़ गया और हो सकता है कि जो नीचे वाले जो एक तरीके से जो प्लेन एरिया है वहाँ पर काफ़ी फ्लड आ जाए। अब हम धौली गंगा और ऋषि गंगा रिवर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम गंगा रिवर के बारे में देखेंगे। हमारी जो गंगा रिवर है वो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और जब वो ओरिजिन होती है ना गंगोत्री ग्लेशियर से, उस समय उसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी एक तरफ से ओरिजिनेट होकर के आ रही है, दूसरी तरफ से आती है अलकनंदा रिवर। अब ये जो ऋषि गंगा और धौली गंगा जो हमने नाम पढ़ा, ये ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा रिवर की। इधर से अलकनंदा रिवर और इधर से आ रही है भागीरथी रिवर। दोनों नदी एक जगह देवप्रयाग नामक जगह है वहां पर मिलती हैं और उसके बाद में इस नदी का नाम मिलकर के हो जाता है गंगा रिवर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म न्यूज में आई है, वो है सेंट्रल वाटर कमीशन। देखो, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो हमारे इंडिया में अगर वाटर रिसोर्सेज के फील्ड की बात करें तो प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा अटैच्ड कमीशन है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एनटीपीसी के प्रोजेक्ट चल रहे थे और एनटीपीसी के जो वर्कर्स हैं उनके टनल में ही पानी भरने की वजह से उन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। अब हम एनटीपीसी के बारे में देख लेते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है एनटीपीसी का फुल नेम, और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन का जो काम होता है ना, जो बिजनेस है, उसमें इंगेज्ड है ये एनटीपीसी। ये जो एनटीपीसी है वो कंपनीज एक्ट 1935 के तहत रजिस्टर्ड है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको 7 नवंबर 1975 को इसको फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म हो रहा है आईटीबीपी ने, जो भी लोग यहाँ पर रेस्क्यू जो ऑपरेशन चलाया वर्कर्स के लिए, एनटीपीसी की जो टनल है उसमें जो वर्कर्स पानी भरने की वजह से जो वर्कर्स को परेशानी हुई, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए आईटीबीपी ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो आईटीबीपी, देखो, इंडिया और तिब्बत की जो सीमा मिलती है, मतलब डायरेक्ट अगर हम बात करें, इनडायरेक्टली बात करें तो इंडिया और चाइना की जो सीमा मिलती है लद्दाख यूटी से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में, उसकी सिक्योरिटी के लिए आईटीबीपी को बनाया गया था 1962 में। 1962 में इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था उस समय इसका निर्माण किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। हमारी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं 5, उनमें से एक है आईटीबीपी। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट न्यूज है फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के। फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर के कल महापंचायत हुई 2 जगह, एक तो हरियाणा में हुई और दूसरी जगह हुई राजस्थान का जो मेव बाहुल्य जो क्षेत्र है, जहाँ मेव जाति मेजोरिटी में पाई जाती है, उस एरिया में महापंचायत हुई। और स्पेशली ये बात है कि वीमेन जो फार्मर हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इस सब में भाग लिया। सिंधु बॉर्डर, जहां पर कई दिनों से जो इंटरनेट है उसको बैन किया गया था, अब धीरे धीरे वहां पर इंटरनेट सर्विसेज को रीस्टोर किया जा रहा है। ये सिंधु बॉर्डर वही है जहां पर किसान फार्मर जो हैं वो काफी समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं, इजराइल से रिलेटेड है। इजराइल में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर इन डाटा में बताया गया है कि देखो 60 से ऊपर जिनकी एज है उन 88% ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट जैब ले ली है और 78% को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। और यहाँ पर जिनकी एज 0 से 59 ईयर्स मतलब 60 से कम एज के जो लोग हैं उनको 37% लोगों को फर्स्ट वैक्सीनेशन उनका हो चुका है मतलब फर्स्ट डोज, और केवल 16% जो लोग हैं उन्होंने दोनों डोज ली है। और 60 से उम्र वालों ज़्यादा उम्र वाले लोगों को 88% फर्स्ट डोज और 78% जिन्होंने दोनों डोज ले ली है। अब यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के कुछ आए हैं कि 60 से ऊपर वाली एज के जो लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन किया गया है, जिन्होंने दोनों डोज ले ली है, उनके ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिले। लेकिन 60 से कम वाली एज के जो लोग हैं जिनको दोनों वैक्सीनेशन दी गई हैं उनको बहुत सारे सीवियर इफेक्ट्स देखने को मिले और हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं अंडर 60 एज में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखिए। हाँ देखो, नेक्स्ट न्यूज है हमारे बजट को लेकर के। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने ये बोला है कि जितना हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में मनरेगा में खर्च किया गया उससे कम किया गया है इस बार के बजट की घोषणा में। यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत जो रूरल एरियाज है वहां पर लोगों को साल में मिनिमम डेज फिक्स के रखे हैं कि इतने दिन का रोजगार तो सरकार की तरफ से दिया ही जाएगा। ये बात बोल रहे थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग सिंह ठाकुर। उन्होंने ये बोला है कि अगर जरूरत पड़ी तो मनरेगा के तहत जो बजट है उसको बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर डाटा दे रखे 2019-20 के कि जो बजट एस्टिमेट था वो 60,000 करोड़ का था, लेकिन बाद में जब रिवाइज्ड एस्टिमेट आया तो 71,001 करोड़ रुपए खर्च हुए थे मनरेगा प्रोग्राम में, मनरेगा एक्ट के तहत 2019-20 में। अब 2020-21 की बात की गई है यहाँ पर, जब हमारे यहाँ पर कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक आया तो उस समय बजट में घोषणा की गई थी 61,500 करोड़ रुपए की, लेकिन खर्च किए गए 1,11,500 करोड़। कारण क्या था? कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे वर्कर्स जो सिटी में वर्क करते थे वो वापस अपने शहरों की तरफ लौट आए और उनको जब जॉब की जरूरत पड़ी तो मनरेगा के तहत जो जॉब है वो क्रिएट किया गया। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अब हमारा जो बजट डिक्लेयर किया गया है ना उसमें काफी कम डिक्लेयर किया गया है। देखो, जरूरत बहुत ज्यादा थी खर्च करने की, लेकिन फिर भी कम बजट में डिक्लेरेशन किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहां पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग सिंह ठाकुर ने बोला है कि अगर जरूरत पड़ी तो मनरेगा के तहत जो बजट है उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के है। इंडिया ने जो अपना वैक्सीन का डोज है वो अफगानिस्तान देश को भी भेज दिया है। इससे पहले इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई है उसको नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, साउथ एशिया में बात की जाए तो मालदीव, इन सारे कंट्रीज में अपनी वैक्सीनेशन की डोज को भेज चुका है। नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर्ड, इस मिनिस्ट्री ने एक सर्विस प्रोवाइड की थी, किरण सर्विस। किरण सर्विस क्या है? इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया था लोगों को, और जिन लोगों को भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो यहाँ पर कॉल करके, जो साइकेट्रिस्ट है बहुत सारे, एक तरीके से जो रिसर्चर्स हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको उनसे बात करवाएंगे कॉल पर के, वो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो भी कॉल आए, 7 सितंबर 2020 से इसको इनॉग्रेशन किया गया था इस किरण सर्विस का, और इसमें जो नेचर ऑफ डिस्ट्रेस सामने आया है ना, जिसमें ज्यादातर जो कॉल आए हैं वो एंजाइटी से रिलेटेड थे, डिप्रेशन से रिलेटेड थे, फिर पेंडेमिक रिलेटेड थे, और सब्सटेंसेस अब्यूज और सुसाइडल टेंडेंसीज, इनसे रिलेटेड थे। मतलब लोगों ने जो अपने विचार रखे उनमें से ये तरीके से उनके मन में जो भाव चल रहे थे उनमें से ये सब रिलेटेड थे।
जो कोल किए गए उनमें मैन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है विमेन की तुलना में। ज़्यादा लोगों ने मतलब मैन लोगों ने ज़्यादा कोल किए थे। 70.5% मेल्स के कोल थे और 29.5% फीमेल्स के कोल थे। ये रिपोर्ट आई है कि जब से स्टार्ट किया गया 7 सितंबर से इस किरण सर्विस को और अब तक जो कोल आए हैं उनके डाटा निकल करके आए हैं, उससे ये रिपोर्ट सामने आई है। ज्यादातर जो कॉलर्स थे उनकी मेजोरिटी थी 75.5%, उनकी एज थी 15 टू 40 ईयर्स और 18% लोग ऐसे थे जो ओल्ड थे, मतलब 41 से 60 की एज ग्रुप में वो लोग आते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉलर्स हैं उनमें ज़्यादातर लोगों ने नॉर्थ जोन से ज़्यादा लोगों ने कॉल किया, वेस्ट जोन से फिर सेकंड नंबर पर, फिर साउथ जोन से, ईस्ट जोन से और फिर नॉर्थ ईस्ट जोन से कॉल किया। तो ये जो समस्या निकल करके आई है उसमें ज़्यादातर जो हैं वो यंग लोग हैं, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो ज़्यादातर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी टेंशन है। इसी की वजह से डिस्ट्रेस, एंजाइटी हमारी जो यूथ है उसमें बढ़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है फॉरेन पेज से। देखो यहाँ पर जो पोप है, पोप फ्रांसिस, उन्होंने जो मतलब उनकी एक तरीके से जो टीम है उसमें विमेंस को ज़्यादा पार्टिसिपेशन वो करवा रहे हैं। एक तरीके से जो वेटिकन पोर्ट्स हैं उनमें विमेंस की एंट्री करवा रहे हैं। अब वेटिकन सिटी है, देखो वेटिकन सिटी इटली का जो रोम है, रोम सिटी के अंदर सिटी है और अगर बाय पॉपुलेशन और बाय साइज से बात करें कंपैरिजन तो सबसे स्मॉलेस्ट ये सिटी है। तो पोप ने यहाँ पर अपॉइंट किया है 2 वीमेन को वेटिकन पोर्ट्स के लिए। जहाँ पर पहले सिर्फ आदमियों को, मैन को अधिकार होता था, वहाँ पर अब वीमेन की एंट्री करवाई जा रही है। एक तरीके से जो वीमेन एम्पावरमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उन्होंने नेथिली बैकवार्ट, एक फ्रेंच मेंबर हैं, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया है। इनका अपॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनको साथ में वोटिंग राइट भी मिलेगा। देखो पहले डिस्कस किया जाता था जो विमेन होती थी उनसे, यहाँ पर वेटिकन सिटी में जब कोई भी रिजल्ट निकल करके कोई भी डिस्कशन होता था तो उसमें विमेन को पार्टिसिपेट जरूर करवाया जाता था, लेकिन जब वोटिंग की बात आती थी तो सिर्फ मैन लोग वोटिंग करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2018 में एक वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने एक पिटीशन फाइल की थी और एक डिमांड की थी कि विमेन को भी आप पावर दो यहाँ पर वोट करने की, कि जब भी कोई बात डिस्कस की जाए, कोई भी आप एक तरीके से आपका रिजल्ट आने वाला हो, कोई भी आप डिस्कशन किसी इंपॉर्टेंट बात पर हो रही हो, तो वीमेन को भी ये अधिकार हो कि वो वोट कर सके। और अब वीमेन के लिए जो दरवाजे हैं उनको ओपन कर दिया गया है, डोर्स को ओपन कर दिया गया है। और ये सारे जो पोप फ्रांसिस हैं उन्होंने ये बोला है कि ये सारे जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो हमारे फ्यूचर को देखते हुए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो एक तरीके से जो विमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है ईरान से रिलेटेड। ईरान के जो हेड हैं, ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई, उन्होंने संडे को बोला कि अगर यूएस न्यूक्लियर डील पर वापस आना चाहता है तो उसको पहले सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर हटाने होंगे। सिर्फ बातचीत में नहीं, पेपर में नहीं, रियल में उनको सारे सैंक्शंस हटाने होंगे। 2015 में जब ओबामा सरकार थी तब न्यूक्लियर डील हुई थी, P5+1 या फिर JCPOA एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, न्यूक्लियर डील के नाम से जाना जाता है। कुछ सैंक्शंस लगाए गए थे कि यूरेनियम के जो भंडार है इतना कम करना होगा, जो वेपन्स हैं उनको क्रिएट कम करना होगा ईरान को। लेकिन जैसे ही ट्रंप की सरकार आई, ट्रंप ने हाथ पीछे खींच लिए और ईरान ने दोबारा से अपने यहाँ पर जो भी स्टोर है यूरेनियम का उसको पाइल अप करने की शुरुआत कर दी। तो ईरान ने बोला है कि अब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन अगर वापस से न्यूक्लियर डील पर वापस आने चाहते हैं तो पहले जो भी सैंक्शंस हैं उन सबको हटाओ, फिर हम न्यूक्लियर डील पर बात करेंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।